हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज रोड मैप फॉर मेंस 24 में लेकर आ गया हूं मैं मैथमेटिक्स। और पिछले कुछ वीडियोस की तरह आज थंबनेल पे मैं या तेजिल नहीं है, आज थंबनेल पे हमारे तीन गुरु सचिन सर, समीर सर और अरविंद सर। इसका कारण ये कि हमारी जो भी परसेंटाइल्स थी वो इन्हीं की देन है, इन्हीं की गाइडेंसेस और इन्हीं के बताए हुए रिसोर्सेज आज मैं तुमको कल्मिनेट करके बताने लगा हूँ, जिससे मैं अपनी परसेंटाइल को फर्स्ट अटेम्प्ट में 65 परसेंटाइल से सेकंड अटेम्प्ट में 97.5 परसेंटाइल, जो मैथ स्पेसिफिक परसेंटाइल होती है ना, जे मेंस में हर सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटाइल आती है, जिसका एक कल्मिनेशन बना के तुम्हारी फाइनल परसेंटाइल मिलती है। तो मैथ्स में मेरी परसेंटाइल को मैं 65 से 97.5 तक ले जा पाया इन लोगों की मदद से। मैं ऐसा बच्चा था जिसे मैथ्स से बहुत डर लगता था। मैं मैथ्स के क्वेश्चंस देखते ही छोड़ देता था, मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता था, उनके ऑप्शंस तक नहीं चेक करता था, अप्रोच लगाना तो बहुत दूर की बात है। इजी इजी क्वेश्चंस छोड़ देता था, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं किया था मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सोच लो। तो फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं। यू शुड नो दैट मैथ्स इजंट जस्ट फॉर हार्ड फॉर यू, इट्स हार्ड फॉर एवरीवन। यार जितना भी गलत साउंड करे, बट क्या कर सकते हैं, जेई मेंस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी एब्सोल्यूट स्कोर मैटर नहीं करता है। तुम्हें ये पता है कि रिलेटिव स्कोर मैटर करता है, और ये मैटर करता है कि तुम्हारे मार्क्स अगले से ज्यादा आ रहे हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को जेई मेंस में डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए यहाँ ये जरूरी नहीं है कि तुमने मैथ्स में 70 या 80 मार्क्स लेकर ही आने। बस इतना जरूरी है कि मैथ्स में तुम्हारे एक अच्छे मार्क्स बन रहे हो, जिससे दूसरों के ऊपर तुम्हें एक एज मिल जाए, और फिर उस एज पे तुम कैपिटलाइज कर सको अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, रियलिटी चेक दे देता हूं तुम्हें मैं। रियलिटी चेक ये है कि 18 से 20 नंबर पे 90 परसेंटाइल आ रही होती है, 25 से 30 पे 95 और 45 से 50 मार्क्स में 99 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल फिर से मैथ स्पेसिफिक परसेंटाइल है जेई मेंस की। अब समझ लो 45 से 50 मार्क्स 100 में से, मतलब हर दो में से एक क्वेश्चन करना है, और तुम 99% बच्चों के ऊपर हो। अब हर दो में से एक क्वेश्चन तो कर सकते हो यार। ठीक है, 11 चैप्टर्स कवरिंग 50 to 60% ऑफ योर सिलेबस। अब तुम्हें 50% पेपर करना है, 50% तुम्हें ना से और होगा। तो अगर तुम्हें 99 टाइम चाहिए मैथ्स में, तो तुम्हें 50 से 60% पेपर करके जाना है। यहाँ मैंने लिस्ट बना दी है सबसे इजी चैप्टर्स की, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। अब इजी तो वो सब्जेक्टिव टर्म है, किसको इजी लगते हैं किसको नहीं लगते। मुझे तो सभी डिफिकल्ट लगते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट तक। बट ये चैप्टर्स सबसे हाईली स्कोरिंग होते हैं और रिलेटिवली आसान है, इनमें इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला शुरू करते हैं पार्ट वन से। सबसे पहला चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा में सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है तुमसे, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछ लेगा तुमसे, प्रोजेक्शन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला नहीं होता, वो ए डॉट बी करके जो भी है, तुम ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी होता है शायद, नहीं उसको करेक्ट कर लेना जो भी है। बट इस पे इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लेता है। 3D ज्योमेट्री में तुम्हारा डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो तुम 11th के स्ट्रेट लाइन से रिलेट करके पढ़ सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। पैरेलल लाइंस वगैरह का डिस्टेंस पूछ लेता है। डीआई एंड एप्लीकेशन ऑफ डीआई, ये तो बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं यार, जिनको 12th में जो जिनको 12th के सिलेबस मैथ्स का पसंद होता है उनको बहुत पसंद आते हैं। डीआई थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे चला जाता है जेई मेंस में, कई बार वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस टच करने लगता है। बट एप्लीकेशन ऑफ डीआई रिलेटिवली इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं एक सेकंड देखूं, डिफरेंशियल डाला है मैंने, ठीक है, इसी के साथ डिफरेंशियल भी आता है। एप्लीकेशन ऑफ डीआई तो इजियर रहता है, तुम्हें शेप दे देगा, तुम्हें उसका एरिया निकालना होता है। डीआई में तुम लेबनीज थ्योरम पढ़ लेना, लेबनीज थ्योरम का यूज होता है। और डीआई में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होती है ना, वो जो 6-7 प्रॉपर्टीज होती है, उन पे क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अनदर फेवरेट, इसमें तो डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूछ लेता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे खूब। मैट्रिसेस पे तुम्हारे वो मैट्रिसेस की जो ए4 और इस तरीके की ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इन सब की प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। ये भी शायद कई बार तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज ही आ गई ना यार, वो मिक्स कर देता है एक्चुअली। मैट्रिसेस में तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पूछ लेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के साथ ही उसमें डिटर्मिनेंट्स घुसा देगा, कि अब तुम बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है कि नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं यूज करते हो, ऐसे ही सवाल बन रहे होते हैं इससे। एओडी आ जाएगा, एओडी में तुम्हारा फिर वो तो अब इसमें तुम्हारे रोल्स थ्योरम से सवाल पूछ लेगा, लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से सवाल पूछ लेगा। इससे नहीं तो तुम्हारे सिंपल जैसे एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए ना, कई बार तो एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स भी उठा उठा के आ जाते हैं। तो ये तुम्हारे बहुत ही हाई मेजोरिटी चैप्टर्स रहते हैं, और जो रिलेटिवली इजी है। अब इसी के पार्ट टू में चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे जो चैप्टर आने लगते हैं, यहाँ पे मेरे भी हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं, बट इनकी वेटेज काफी रहती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस तो यार थोड़ा आसान है, इसमें तुम्हारे होमोजीनियस वगैरह पे मेन सवाल आ रहे होते हैं, नहीं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बायनोमियल थ्योरम में तुम्हारे एनएच टर्म के सवाल बहुत दिखते हैं। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पे सवाल आते हैं। बस बेस थ्योरम में क्या करता है ना, वो घुमा देता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम साथ में पूछ लेगा। नहीं तो बेस थ्योरम में तुम्हारे ऑड्स वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कर लेगा। बट स्टिल प्रोबेबिलिटी थोड़ा इजियर साइड पे रहती है। प्रोबेबिलिटी का मुश्किल क्वेश्चन जब बनता है, जब ये प्रोबेबिलिटी को फंक्शंस के साथ रिलेट कर देता है, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बट अगर तुमने उस तरीके के क्वेश्चंस बनाए हो ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए पीवाईक्यूज बना लेना, वो सॉर्ट हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यार सीधे क्वेश्चन आते ही है, तो अब एन टर्म डिक्शनरी में कौन सा टर्म है, कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, सिंपल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा होता है। मीन्स बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल इसमें नहीं पूछता। कोनिक सेक्शन पे मुश्किल सवाल पूछ लेता है। अब इसके लिए एक टिप देने लगा हूं, अगर तुम कोनिक सेक्शन छोड़ रहे हो,
कोई बात नहीं, मैंने भी अपने टाइम पे कोनिक सेक्शन छोड़ दिया था, लेकिन कोनिक सेक्शन पूरा मत छोड़ना। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, वैसे तो मैं कहूंगा एक आध और बचा, शायद इलिप्स वगैरह ही रह गया, सारे तो हो गए। इनके ना यार टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन वाला जो पार्ट है, और पैरामेट्रिक, सारा मत पढ़ो, पूरी पूरी इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है। बस ये तीन चीजें, टेंजेंट की इक्वेशन भी बहुत ईजी होती है, जैसे सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बना रहा है, तो कुछ ऐसा होता है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई, जहाँ एक्स स्क्वायर होता है वहाँ एक्स एक्स वन आ रहा होता है, जहाँ वाई स्क्वायर होता है वहाँ वाई वाई वन आ रहा होता है, और जहाँ तुम्हारा एक्स होता है वहाँ शायद एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू ऐसा कुछ होता है, वो तुम्हें एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वो तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा पैटर्न। बट हर उसमें ही पैटर्न बन रहा होता है टेंजेंट की इक्वेशन में, ऐसा ही पैटर्न नॉर्मल की इक्वेशन में बन रहा होता है, और पैरामेट्रिक भी बहुत इजीली याद हो जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीन चीजें तुम हर पैरा कोनिक सेक्शन के लिए पढ़ के चले जाओ। इसी से मेजर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो क्या पता तुम्हारे पेपर में इसी से उठ के क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन आ जाए और तुम कर ले जाओ, जो तुम अदरवाइज नहीं कर पाते अगर इसे छोड़ के चले जाते तो। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज यार भाई, एपीजीबी के फॉर्मूला, एक्सक्यूज मी, एपीजीबी के फॉर्मूला आते हैं, इसका सवाल थोड़ा टफर साइड पे चला जाता है, बट सीक्वेंस एंड सीरीज में एक फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। वो शायद क्वाड्रेटिक में तुम्हें पढ़ाया जाए कभी कभी कोचिंग में, तो वो क्वाड्रेटिक में देख लेना तुम्हें कहाँ पढ़ा है, बट न्यूटन फॉर्मूला बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ठीक है, दो फ्रीबीज, मैथमेटिकल रीजनिंग, एक क्वेश्चन पक्का 4 मार्क्स फ्री के आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से, इसे बिल्कुल करके जाना है 4 मार्क्स के लिए पूरा। फंक्शंस का सवाल अगर सेपरेट आ गया, फंक्शंस का अपना सवाल आ गया, तो उससे इजी कोई चीज नहीं है, वो सवाल करके जाना, फंक्शंस को छोड़ना मत। एनसीईआरटी, हाँ एक चीज, एनसीईआरटी फंक्शंस के लिए इनफ नहीं होती है, तो मैं अपने कोचिंग वगैरह के या फिर ऑनलाइन किसी यूट्यूब के वन शॉट को रेफर करना पड़ सकता है, एनसीईआरटी से सीधा उठा के सवाल नहीं आ रहा होता है फंक्शंस में। सब रिसोर्सेज फॉर मैथ्स बाद में आएंगे, पहले इस पे आते हैं क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर वहां से मैं तुम्हें रिसोर्सेज पे लेके जाऊंगा। क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते मैथ्स के, जो मैंने भी सफर किया है, जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, सबसे बड़ा रीजन है फियर। सिर्फ डर के कारण अधिकतम क्वेश्चन हमारे मैथ्स के नहीं बन रहे होते, क्योंकि वो मेंटल डर जो है ना, मेंटल स्टिग्मा फंसा हुआ है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उस चक्कर में हम करते ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, रिगरस प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड टॉपिक्स। कुछ टॉपिक सिलेक्ट करो, जैसे ये जो 11 चैप्टर्स मैंने बताया, मैंने 11 चैप्टर सिलेक्ट करे थे, दो तीन और थे बट उनकी वेटेज थोड़ी कम थी, वो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो जाते हैं, उनकी वेटेज थोड़ी कम थी, बट मैंने कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लिए थे और मैं उन्हीं को करता था। अब जैसे एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तुम्हें पसंद है तुम करो, बट मुझे पसंद, मुझे समझ ही नहीं आता था वो चैप्टर, वो आयोटा वायोटा क्वेश्चन आते थे, मैं फंसने लगता था उनमें, तो मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया था। मैं कुछ नहीं सजेस्ट कर रहा कि तुम कुछ छोड़ो, बट अगर हाँ, अगर तुम्हें डिफिकल्टी होने लगे तो कुछ चैप्टर्स सिलेक्ट करो जिनकी सबसे हाई वेटेज है, तो मैंने चैप्टर्स भी बता दिए, उनसे टॉपिक्स क्या आते हैं वो भी बता दिए, उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करो और उनकी रिगरस प्रैक्टिस करो, उन पे ये देख लो कि तुम उन चैप्टर्स के हर तरीके का क्वेश्चन बना चुको, कि ताकि मेंस तुमसे जो भी पूछे तुम्हें वो सवाल आता हो उन चैप्टर्स से। ठीक है, अब उसके लिए आते हैं सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज पे, सम रिसोर्सेज फॉर मैथ्स। सबसे पहले जुनून जेई करके एक सीरीज है, समीर सर की, यूट्यूब पे, अन अकेडमी जेई चैनल है शायद, उस पर कहूंगा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी आगे दूसरे चैनल्स भी आने लगेंगे। तो जुनून जेई एक सीरीज है, नहीं तो इनकी एक सीरीज थी आखिरी मैराथन करके, ऐसे ही कुछ नाम था उनका, फंकी नेम्स दे, तो इसकी हाँ नॉकआउट लिखा तो है, नॉकआउट सीरीज, बट इसके अलावा भी थी एक मैराथन सीरीज है, ऐसा कुछ है, उसमें थोड़े से ना डिफिकल्ट सवाल भी कराए हुए हैं सर ने। ये तुम्हारी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, समीर सर से अच्छा कंसेप्ट बिल्डिंग कोई टीचर नहीं कराता, तो अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो एक बार जाके समीर सर को जरूर देख लो, कोई प्रमोशन नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, दूसरी चीज अरविंद कालिया सर का माइंड मैप रिविजन, ये तुम्हारे काम आएगा जब जेई मींस एकदम थोड़ा ज्यादा पास आ चुका होगा, लास्ट के एक महीने में तुम माइंड मैप रिविजन को रेफर कर सकते हो, बड़े बड़े चैप्टर्स को आधे आधे घंटे में कैसे समराइज किया जाता है, अरविंद कालिया सर ने बेहतरीन तरीके से करवा के दिखाया। एक माइंड मैप है पूरे वीडियो में, उसको पूरे उससे मैं पूरा एक चैप्टर एक साथ कवर करवाया हुआ है। और लास्ट में सचिन सर का 12 आवर वन शॉट फॉर प्रैक्टिस, इसमें सचिन सर का 11th वाला है शायद, ये पिछले साल के देखना, जो मेरे टाइम पे फॉर 2023 मेंस उन्होंने करे थे, ऑफकोर्स ये लोग 24 के लिए भी करेंगे, बट आई थिंक 23 वाले से बेटर नहीं हो सकता कुछ भी। 11th वाला सचिन सर ने कराया, और 12th वाला शायद फिजिक्स वाला में कोई तरुण सर है टीचर, तरुण सर नहीं करवाया था, उन्होंने करवाया। ये दोनों देख लो, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, जितने सारे तुम्हारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हर चैप्टर से, मैक्सिमम कवरेज ऑफ पीवाईक्यूज है इसमें, कंसेप्ट तो ये साथ में रिवाइज करवा ही रहे हैं, बट इतने पीवाईक्यूज करवा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम कोई किताब या पीवाईक्यूज खुद लगाने से पहले इसको लगा लो। इससे क्या होगा ना, सबसे पहले अगर तुम ये 12 बार वन शॉट प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो आगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर तुम खुद भी क्वेश्चंस लगा पाओगे, तो इसको जरूर लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनते बता दिया, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ आया होगा, तुम लोग इनको फॉलो करोगे, मैथ्स से डरो मत, मैथ्स हो जाती है, मैथ्स में अच्छी परसेंटाइल लाना है, ताकि अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री से अपनी रैंक को कैपिटलाइज कर सके। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।